नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे तमिलनाडु के ऊपर और किस तरीके से इस देश में वामपंथी, मौलाना गैंग, ईसाइयों का गैंग या और से कई सारे हैं जो इस भारत की संस्कृति को पसंद नहीं करते हैं, सनातन को पसंद नहीं करते हैं और हिंदुओं को पसंद नहीं करते हैं। नाम उनका हिंदुओं की तरह ही होता है, नाम उनका जो होता है वो हिंदुओं की तरह होता है। वो जहां मौका मिलता है, जिस भी जगह मौका मिलता है, नीचा दिखाने की कोशिश करने से बाज नहीं आते हैं। और तमिलनाडु में तो अब चुनाव आने वाला है, तो तमिलनाडु में चुनाव आने वाला है विधानसभा का। उससे पहले हर बार, ये कोई पहली बार नहीं है, हर बार तमिलनाडु की राजनीति में एक चीज कॉमन होती है, हिंदी का विरोध बिना मतलब का। क्योंकि वहां की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका आधार ही हिंदी विरोध से शुरू होता है और ये सब पेरियार के चेले हैं। तो पेरियार के चेले जो है वो पहला काम करेंगे, ब्राह्मण का विरोध करेंगे, फिर सनातन का विरोध करेंगे, फिर हिंदू का विरोध करेंगे, फिर हिंदी का विरोध करेंगे। और यह विरोध करके देश की दो राष्ट्रीय पार्टियों को तमिलनाडु की राजनीति से हमेशा बाहर रखने की कोशिश रहती है, भाजपा को और कांग्रेस को। तो कांग्रेस वाले तो डीएमके वालों के साथ मिल जाते हैं क्योंकि दोनों की विचारधारा एक है। बीजेपी वाले नहीं मिल पाते, बीजेपी वाले या डीएमके के साथ मिलकर के बहुत बार कोशिश किए लेकिन जितनी बड़ी सफलता चाहिए उतनी बड़ी मिली नहीं। इन्हीं सब चीजों के बीच में एक नायक के तौर पे यंग आईपीएस अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है, बीजेपी उसको बनाती है, वहां का प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई, उसका उदय होता है और वो इनकी पॉलिटिक्स को पहली बार इतनी बड़ी मात्रा पे चैलेंज करता है। अदरवाइज कोई डीएमके और एआईडीएमके दोनों की पॉलिटिक्स को चैलेंज नहीं करता था। तमिलनाडु में वो व्यक्ति चैलेंज करता है और पढ़ा लिखा है, सिंघम की छवि है, बीच में और बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं। लेकिन अब जो मुस्लिम लीग के सांसद, जो जिसका डीएमके के साथ गठजोड़ है, उसने जो कृत्य किया है, इससे एक बार फिर से कर्नाटक की राजनीति में भूचाल चल रहा है। और राजनीति में नहीं, आम जनमानस में भूचाल चल रहा है। क्यों चल रहा है? भगवान मुरुगन के जो 6 पवित्र स्थान हैं, 6 पवित्र मंदिर हैं, उनमें से एक मंदिर जिस पहाड़ी के ऊपर है, उसी पहाड़ी पे के और उसी मंदिर के सीढ़ियों पर बैठ करके उसने मांस खाया। और जब सवाल पूछा गया कि तुमने अपने लोगों के साथ मांस क्यों खाया, तो उसने पहले कहा मांस खाना मेरा संवैधानिक अधिकार है। इसी तरीके से हर पवित्र स्थल पे जाकर के भारत का हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करने लगे, मांस खाने लगे। जैसे इस्लाम में पार्क सुअर बैन है, वो आदमी करने लगे तो कितना अच्छा लगेगा। वो भी बोल दे कि नहीं नहीं, हम तो कानून के हिसाब से है, हमारा संविधान हमको ये सब खाने की छूट देता है, तो कैसा लगेगा? तब तो ये कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहती है। तो आइए उसी मसले पे चर्चा करते हैं और क्या क्या हो रहा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले वो जो पहाड़ी थी उसपे, वहां पे जैन गुफा भी है, जैन मंदिर भी है, जैन गुफा भी है। उस पहाड़ी का नाम है थिरुपरनकुंद्रम। थिरुपरनकुंद्रम पवित्र पहाड़ी। जैन भी मांस मछली नहीं खाते हैं, भगवान मुरुगन को भी सनातन में ये सब अलाउ नहीं है। इन लोगों ने वहां क्या किया कि पहले जैन गुफाओं को हरे रंग से पोत दिया, बताया कि ये किसी की मजार है, क्या है, ये सब चीजें। एक खेल लंबे समय से चल रहा है, खुल करके अब आया है। फिर इन्होंने मांस खाने की कोशिश की, कोशिश ही नहीं की, खाया भी। फिर ये बता रहे संवैधानिक अधिकार है। जब मामला तुल पकड़ने लगा और अन्नामलाई ने इस मामले को उठाया तो कह रहे नहीं नहीं नहीं, वो कोई और था, हम नहीं थे, ऐसे नहीं थे, वैसे नहीं थे, है ना। और इस चीज के लिए सोचिए कि बड़ा बवाल हो जाएगा, तो तमिलनाडु की पुलिस भी रोक रही थी, भाई ये ठीक काम नहीं है। मुस्लिम एमपी ने हिंदू मंदिर के पास खाया नॉनवेज, बीजेपी नेता अन्नामलाई का दावा, कहा तुरंत बर्खास्त करो। भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई ने मुस्लिम लीग पर मुरुगन मंदिर के पास पहाड़ी में नॉनवेज खाने का आरोप लगाया। उन्होंने मांग की सांसद को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। आगे क्या होता है वो दिखाता हूं। ये वो मंदिर है, पहाड़ी है और सब सारी चीजें हैं, वो पवित्र है। और इधर जो लेटर पकड़ा हुआ है ये वही सांसद है और इसकी राजनीति भी इसी तरीके से चलती है। खैर,
तमिलनाडु के मदुरई स्थित पवित्र तिरुपरकुंद्रम पहाड़ी पर मुस्लिम बकरियों और मुर्गों की कुर्बानी देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि वहां जैन गुफा है और भगवान मुरुगन का मंदिर है। अब कोई ये नहीं कह देगा कि ये नया है और वो है, जब से इस्लाम नहीं है तब से है। और दोनों ही जगह इस तरीके की चीजों को, एक तरीके की चीजें अलाउ नहीं है, जीव हत्या अलाउ नहीं है, इसलिए ये किया जा रहा है। और ये कौन है? ये वही पेरियार के चेले हैं जो ये सब करवा रहे हैं। डीएमके की सरकार है। तो फिर से मैं दोहरा देता हूं, वामपंथी, कांग्रेसी, पेरियार के चेले, डीएमके वाले, जितने भी हैं जो सनातन के विरोधी हैं, वो इस तरीके का कृत्य हर जगह करने की कोशिश करते हैं। जहां सत्ता में होते तहां इनका बल चल जाता है, जहां सत्ता में नहीं होते इनका बल नहीं चलता है। अच्छा, यहां एक शिव मंदिर भी है। इसी पहाड़ी पर स्थित जैन गुफाओं को कट्टरपंथियों ने हरा रंग दिया। उसका नाम सिकंदर पहाड़ी करने का प्रयास भी चल रहा है। भगवान मुरुगन के निवास वाली पहाड़ी पर जाकर के आईयूएमएल के एक सांसद ने मांसाहारी खाना भी खाया। आईयूएमएल कांग्रेस के साथ गठबंधन में, कई बार इसके चलते झड़पें भी हो चुकी है। आप समझिएगा इसको, ये कांग्रेस, डीएमके, ये सब एक ही हैं, गठबंधन में चल रहा है सब कुछ। और वो राहुल गांधी संसद में खड़ा होकर के क्या बताएगा कि मैं ध्यान मुद्रा में जा रहा हूं। शिव ऐसे हैं, शिव ऐसे नहीं है, उस पर ज्ञान देता है जिसको चवन्नी भर का, ढेले भर का बोलने का ढंग नहीं है। ताजा विवाद 21-22 जनवरी 2025 का है। पहाड़ी पर मुस्लिम लीग के सांसद नवाज कानी ने जाकर के कई लोगों के साथ मांसाहार खाया। वह उन लोगों के समर्थन में पहुंचे थे जो इस पहाड़ी पर जानवरों की कुर्बानी देना चाहते थे। यह कुर्बानी एक दरगाह पर दी जानी थी जो मंदिर से कुछ दूर स्थित है। नवाज कानी ने दावा किया कि यहां सालों से कुर्बानी की जाती रही है, अब इसे रोकना गलत है। वही पुलिस का कहना है कि पहाड़ी के ऊपर कुर्बानी नहीं दी जा सकती, केवल खाना ले जाया जा सकता है। समझ रहे हैं? खाना ले जाओ, कौन सा खाना ले जाओ, ये तमिलनाडु की पुलिस नहीं बता रही है। आगे देखते हैं, ये देख लीजिए, सब सब एविडेंस है, ठीक है ना। ये लोग उसी पहाड़ी पर बैठ करके खा रहे हैं। तमिलनाडु भाजपा के कद्दावर नेता और पार्टी अध्यक्ष अन्नामलाई ने मुस्लिम लीग के सांसद को बर्खास्त करने की मांग की। साथ के साथ उन्होंने कहा कि अगर यह नहीं हुआ तो हम जब वापस लौटेंगे सत्ता में तो हम सुधार देंगे सबको। सत्ता में जब लौटेंगे ना तो हम ये जितने ये सब चीजें चल रही हैं इन सबको सुधार देंगे। अब आप कल्पना करके देखिएगा कि तमिलनाडु में रहने वाले सनातनियों की स्थिति क्या होगी। राहुल गांधी बैठकर क्या कहेगा, जनगणना कर लो, मनगणना कर लो, फलाना कर लो, ढिकाना कर लो, तो कुंभ में क्या हो गया, तो यहां पे क्या हो गया, तो वहां पे क्या हो, जहां तुम्हारी सरकार है वहां पे क्या हो रहा है, यह भी तो देखने वाली बात है। इसी तरीके से धीरे धीरे राज्य बाय राज्य सनातनियों को खत्म करने का जो सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है, उसी षड्यंत्र का यह सब हिस्सा है, इसको भी समझिएगा। अगर तमिलनाडु में एक एडीजी को, अब देखिए इधर ये कहानी चल रही है, वहां पे एक भ्रष्टाचार का भी केस चल रहा है तमिलनाडु के अंदर, रिक्रूटमेंट बोर्ड का। एडीजे रैंक की एक महिला अधिकारी उसकी जांच कर रही थी और उनके कार्यालय को आग लगा करके जला दिया गया। समझ रहे हैं ना, यहां तो बहुत सबका सिंग बढ़ी रहती है और मेन स्ट्रीम मीडिया को सब कुछ नहीं पता है, सो रहा है। अच्छा, तमिलनाडु की बात है तो वहां तो अपने भाई बंधु रहते हैं, वहां की बातें क्यों करना। लेकिन किसी भाजपा शासित राज्य में एक छोटी सी भी घटना घट जाए तो उसको तिल का ताड़ बना देते हैं, तुरंत तिल का ताड़ बना देते हैं। खैर, अच्छा, फिर ये बात आई तो उसने कहा कि नहीं, आरोप उसने कहा कि मैंने नहीं खाया, ये नहीं खाया, वो नहीं खाया हुआ। दूसरी बात और चल रही है, रवि साहब है राज्यपाल, और जब से राज्यपाल बनकर गए तमिलनाडु में, डीएमके की मनमानी चल नहीं पाती है इनके सामने। तो डीएमके की मनमानी चल नहीं पाती है तो लोग रोज सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि इनको बर्खास्त कर दो, इनको हटा दो, इनकी पावर को सीज कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। पहले जब डीवाई चंद्रचूड़ हुआ करते थे तो बड़ा भाषण, लंबा चौड़ा भाषण देते थे, इस पे इस तरीके से नहीं करना चाहिए, उस तरीके से नहीं करना चाहिए, देते थे भाषण वाषण दे करके वो चले गए, रिटायर हो गए। खैर, वो भी वामपंथियों के निशाने पर रहते हैं, उनका सब भाषण देना बेकार चला गया। अब आए खन्ना साहब, खन्ना साहब के पास भी गया कि जो राज्यपाल है इनको हटाया जाए,
सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र का नहीं है। मैं हमेशा बार बार यही कहता हूं कि जिसके अधिकार क्षेत्र का जो है उसको ही उस पर टिप्पणी करना चाहिए, उस पर उसको कार्रवाई करनी चाहिए। तो इन्होंने कह दिया कि भैया ऐसा है कि ऐसी जो ये इस तरीके की जो याचिका है ये सुनवाई योग्य ही नहीं है, अब ये याचिका ले जाइए, कोई मतलब नहीं है इस याचिका का, और सीधे सीधे उठा करके खारिज कर दिया। दावा क्या है कि RN रवि जो राज्यपाल का दायित्व है उसको सही से निभा नहीं रहे हैं और संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। विपक्ष को एक चूरन मिल गया है, वो हर राज्य में चल रहा है। केजरीवाल भी वही चूरन पहनाएगा, अखिलेश भी वही, लालू पुत्रम भी वही, ममता बनर्जी भी वही, DMK भी वही। संविधान को नहीं मान रहे, संविधान खतरे में, संविधान बदल देंगे। पता नहीं कौन सा संविधान बदल रहा है, कौन सा संविधान खतरे में है, ये कोई नहीं बताते हैं। तो आप सोचिए कि जो रिक्रूटमेंट बोर्ड की एक IPS जांच कर रही है उसके कार्यालय को फूंक दिया गया और इस देश में कोई बात नहीं कर रहा है। आपको एक पता होगा कि एक इमरोज करके एक IPS अधिकारी थी हिमाचल प्रदेश में, और किस तरीके से उनको छुट्टी पर जाने के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मजबूर कर दिया, और मुस्लिम थी, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की रहने वाली थी। उन्होंने इलीगल काम करना स्वीकार नहीं किया तो उनको छुट्टी पर भेज दिया गया। इस देश का वामपंथी मीडिया, इस देश के जितने ओवैसी टाइप के जितने इस तरीके के नेता हैं, सब चुप्पी, ना ना ना, ये तो भाई बंधु वाली बात है ना, कांग्रेस तो अपनी भाई बंधु है, वो तो कुछ भी कर सकती है किसी के लिए। जबकि कहीं पे एक कांस्टेबल को इस तरीके से हटा दिया जाए, वो बयान दे दे, तो ऐसा उसको पॉलिटिसाइज किया जाएगा, ऐसा पॉलिटिसाइज किया जाएगा कि पता नहीं क्या हो गया इस देश के अंदर। इन दोनों बातों को समझना जरूरी है। और कुछ लोगों के मुंह से आप लोगों ने कहते हुए इस बात को सुना होगा कि भैया पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। डेमोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में आप इंटरेस्ट लीजिए या न लीजिए, पॉलिटिक्स आपके पहनने से लेकर के, आपके खाने से लेकर के, आपके रहने से लेकर के, आपके सुख सुविधा, मेडिकल, सब चीज में इंटरेस्ट लेती है। आप लीजिए या मत लीजिए, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लीजिए। वोट किसी को दीजिए, लेकिन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लीजिए और पॉलिटिक्स को समझिए कि पॉलिटिक्स में हो क्या रहा है। मैं हतप्रभ था कि बताइए एक सांसद इस तरीके का कृत्य कैसे कर सकता है, और यहां लोग बताते हैं कि जनप्रतिनिधि हैं और ऐसे हैं वैसे हैं। फिर मुझे ख्याल आया कि जो मुख्यमंत्री सनातन को मिटाने की बात करता है, उसका बेटा सनातन को मिटाने की बात करता है, इनको मच्छर मक्खी से तुलना करता है, उसके राज्य में अगर ये हो रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी का फुल समर्थन है, एकदम डेडिकेटेड समर्थन है। आपने स्टालिन के बेटे के बयान का खंडन करते हुए क्या कांग्रेस पार्टी के किसी नेता को देखा, चाहे खड़गे हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे जितने आबा डाबा जावा चलते हैं, कोई है? किसी ने खंडन नहीं किया, यानी कि इनका समर्थन है उनके साथ है। तमिलनाडु की महिला IPS का इल्जाम लपेटे में स्टालिन सरकार, जान से मारने की। अब इनको जान से मारने की कोशिश वाली भी बात हुई है। अच्छा, DG को शिकायत लिखी है, DGP को, शंकर जीवाल DGP हैं, और कब का पत्र लिखा हुआ है? पहला पत्र जब इनका कार्यालय शुरू में जलाया गया था 29 जुलाई 2024 को, और अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं किया DGP ने, समझ रहे हैं आप? और मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस खबर को पूरी तरीके से दबा दिया कि नहीं नहीं नहीं, तमिलनाडु में तो बताओ भैया, इतनी बढ़िया सरकार, इतनी अच्छी सरकार, पूछो मत, भूतो न भविष्यति। जब कोई कहता है ना कि सनातन खतरे में है, इसलिए कहता है, और सनातन को किसी दूसरे से खतरा नहीं है, सनातन को सनातनियों से खतरा, या सनातनियों की तरह नाम रख करके छद्म आवरण ओढ़े हुए लोगों से खतरा है। अन्नामलाई ने कहा, अब देखिए इसका क्या रिएक्शन आता है, क्या बातें होती हैं। चुनाव आ गया है, अब यही सब चलेगा तमिलनाडु की राजनीति में। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कंटेंट एनालिसिस फैक्ट पसंद आता है तो चैनल के लिए डोनेट और कंट्रीब्यूट भी करते रहिएगा। उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।